हेलो दोस्तों, तो आप सभी को ये बात पहले से ही पता है कि हम आपको केमिस्ट्री की तैयारी कराने का वादा किए हैं। अब मैंने आपसे बताया है कि मात्र 2 दिनों में आपकी संपूर्ण केमिस्ट्री की तैयारी हम आपको कराने वाले हैं। और उसके लिए 2 वीडियो बनेगा, एक है पार्ट 1, एक है पार्ट 2। तो ये है पार्ट 1, ठीक है। अब पार्ट 2 आएगा फिर से कल शाम को। पार्ट 1 में हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 चैप्टरों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मैं यही कहूंगा, जिन विद्यार्थियों के कुछ तैयार है वो भी इस वीडियो को देखें, और जिनको कुछ भी तैयार नहीं है, जो सोच रहे हैं कि कैसे मैं पास हो जाऊं, एक अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, उनसे मैं कहना चाहूंगा आप खासकर इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मात्र 2 दिनों में अगर आपको 70-80% लाना है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ इससे ऊपर आ सकता है यदि आप अच्छे से जितना हमने कराया है पहले के 1 शॉट वीडियो में वो आपने तैयार किया है तो। बट अभी केवल 2 दिनों आप हमें दे देते हैं, मैं कह सकता हूँ 80-90% आप ला सकते हैं, ठीक है। केवल ये पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के साथ साथ आप न्यूमेरिकल तैयार कर ले तो चलिए हम पार्ट 1 को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है राउल्ट्स के नियम को परिभाषित कीजिए और इसकी सीमाएं लिखिए। समझ गए? तो समझते हैं राउल्ट्स का नियम क्या है। तो राउल्ट्स के नियम में केवल हमें यही बात बताया गया, ठीक है। पहली बात तो राउल्ट्स का नियम जब भी कहे तो इसको आप लिखिएगा राउल्ट्स का नियम, ठीक है जी, हमने लिख दिया राउल्ट्स का नियम। अब राउल्ट्स के नियम में हम क्या बताया गया है वो हम बता दे रहे हैं। राउल्ट्स के नियम में हमें यही बात बताया गया कि कोई भी यदि विलयन है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक पात्र लिया है, अच्छे से समझने के तौर से। अब मैं चाहता हूं कि देखिए रटने का ज़माना गया और रटने का समय भी नहीं है, समझेंगे कुछ ना कुछ एग्जाम में ज़रूर आप लिख देंगे, इसलिए मैं समझाने पर ज़्यादा फोकस करूंगा, समझ जाएंगे, नियम आप ऐसे ही भी लिख देंगे। देखिए, एक बर्तन है और इस बर्तन में यहाँ तक एक विलयन भरा हुआ है। अब विलयन, ये कौन कौन सा विलयन है, मतलब देखिए 2 चीज़ मिलेंगे तभी जाकर विलयन बनेगा, एक है विलेय और एक है विलायक। जब विलेय और विलायक दोनों मिलते हैं तो वो तब जाकर विलयन बनता है। तो जो विलेय है वो भी द्रव है और जो विलायक है वो भी द्रव है। मतलब विलयन बनाने के लिए मुख्यतः 2 घटकों का होना आवश्यक है। तो मान लेते हैं ये जो द्रव है वो A घटक है और एक B घटक है। समझ रहे हैं? मतलब विलयन बनाने के लिए 2 घटक की आवश्यकता होती है, एक है A, एक है B। जो A घटक है ना वो भी द्रव है जैसे पानी होता है, अब B है ये भी द्रव है जैसे पानी की तरह, तेल हो गया, शराब हो गया, ऐसे कुछ। समझ रहे हैं ना? तो ये कैसा विलयन हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं द्रव द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन कह सकते हैं कि नहीं भैया? दोनों जो घटक हैं वो द्रव द्रव हैं, तो हम द्रव द्रव विलयन कह सकते हैं ना। तो राउल्ट्स ने हमें यही बात बताया कि किसी भी निश्चित ताप पर, यहाँ पे इन्होंने एक और बात कहा कि निश्चित ताप होनी चाहिए, निश्चित ताप होनी चाहिए। राउल्ट्स ने हमें यही बात बताया कि मान लेते हैं जो A घटक है, तो A घटक जो है, तो A घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, ध्यान से आप समझेंगे, A घटक का आंशिक वाष्प दाब, जो A घटक है उसका जो आंशिक वाष्प दाब है वो PA है। सपोज दैट ऐसे हम मानते हैं कि A जो घटक है इसका आंशिक वाष्प दाब PA है। तो इसी प्रकार जो B घटक है उसका आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, PB होगा। PB होगा कि नहीं होगा? तो B घटक है इसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो PB होगा ना। अरे A के लिए PA हो रहा है तो B के लिए जो PB होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो
पहली बात इन्होंने ये बताया कि ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो Pa है, बी घटक का आंशिक वाष्प दाब Pb है। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि ए जो घटक है, ए घटक का जो मोल प्रभाज है, ए घटक का मोल प्रभाज है वो XA है, XA है। तो इसी प्रकार जो बी घटक है, बी घटक, तो बी घटक का जो मोल प्रभाज होगा वो भी XB हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो देखिए इतनी बात आप समझ गए हैं। ए घटक का आंशिक वाष्प दाब Pa है तो बी घटक का आंशिक वाष्प दाब Pb होगा। ए घटक का मोल प्रभाज यदि XA है तो बी घटक है उसका मोल प्रभाज XB हो जाएगा। तो राउल्ट्स ने हमें यही बात बताया ना कि इन दोनों में ए घटक हो या बी घटक हो, किसी भी घटक का, ए घटक का या बी घटक का, किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसी के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। मतलब ए का जो आंशिक वाष्प दाब है ना वो ए के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, और जो बी का आंशिक वाष्प दाब है वो बी के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। समझ रहे हैं? इन्होंने, राउल्ट्स ने हमें केवल यही बात बताया, राउल्ट्स के अनुसार हमें यही बात बताया गया, राउल्ट्स के अनुसार हमें यही बात बताया गया कि जो मान लेते हैं कि ये द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो उसी के, ए का आंशिक वाष्प दाब है तो उसी मतलब ए के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ये समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। और दूसरी बात राउल्ट्स ने क्या बताया कि मान लेते हैं ए के लिए तो हमने ये लिख दिया, अगर बी घटक का हो तो बी घटक के लिए भी जो आंशिक वाष्प दाब है वो बी के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। समझ रहे हैं? तो राउल्ट्स ने हमें केवल यही बात बताया है। एक बार परिभाषा नियम को सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। राउल्ट्स के अनुसार किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं? अरे भैया Pa क्या है? आंशिक वाष्प दाब ही तो है ना। XA क्या है? मोल प्रभाज है। मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे। देखिए समय हमारे पास कम है इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा और देना भी नहीं चाहिए, समय कम है, ज़्यादा टॉपिक को कवर कराना है। कम से कम ये 1.5 से 2 घंटे की क्लास चलने वाली है, इसलिए मैं ज़्यादा लेट करूंगा तो दिक्कत होगी। नियम को एक बार में समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम यही कह रहे हैं कि राउल्ट्स के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उसी प्रकार बी का आंशिक वाष्प दाब है वो बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं ना? इसको अगर आप चाहें तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, नीचे आपको दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। जैसे Pa जो है ना तो Pa इक्वल टू, अगर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो Pa नॉट आता है इंटू XA होता है। तो ये जस्ट इसके नीचे आप चाहें तो लिख सकते हैं Pb इस समानुपाती का चिन्ह, इक्वल का चिन्ह आता है तो यहाँ पे Pb नॉट इंटू XB आता है। तो ये इसके नीचे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो राउल्ट्स का नियम मैं लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे इस, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, राउल्ट्स के नियम के अनुसार, राउल्ट्स के नियम के अनुसार किसी द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब
उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। राउल्स के नियम के अनुसार किसी द्रव विलयन में उपस्थित, राउल्स के नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, यहां पे थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और वही बात हमने यहाँ पे उसके नीचे जस्ट आप ये लिख लेंगे और उसके बाद ये फिगर आप बना लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा राउल्स का नियम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के और टॉपिक है उनको हम कवर कराते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न को। दूसरा हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि परासरण और विसरण में अंतर लिखिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। 2023 में नहीं पूछा गया है, 24 में बहुत ज्यादा चांसेस है पूछने का, तो इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। ध्यान से आप समझेंगे। पहला है, इधर लिखा गया है परासरण, एक साइड हमने लिख दिया है विसरण। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, इसमें कंपैरिजन करके आप याद करेंगे, याद हो जाएगा। अगर समझना है तो आपको दो चीजें समझना होगा, परासरण किसे कहते हैं और विसरण किसे कहते हैं। इस पर पर्सनली हमने वीडियो बनाया है, यदि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप लिखिएगा परासरण ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। लिखेंगे विसरण ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज समय कम है तो कंपैरिजन करके याद कीजिएगा। देखिए परासरण में कहा जा रहा है, परासरण में अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जो अणु होते हैं वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं परासरण की क्रिया में, परंतु विसरण में अणु जो है वो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं। सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं। देख रहे हैं, तनु से सांद्र में, इधर सांद्र से तनु में गति करते हैं। पहली बात कंपैरिजन करके याद कीजिएगा। अब तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, आप लिखिए यूट्यूब पर तनु विलयन ब्रदर सर, वीडियो आपको मिलेंगे। अब इतना समय अब नहीं बच गया है कि मैं आपको एक एक चीज समझाऊं। दूसरा है कि जो इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, मतलब परासरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, परंतु विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कंपैरिजन करके। तीसरी बात, इसमें केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं। इसमें केवल किसके अणु, विलायक के अणु गति करते हैं परासरण की क्रिया में, परंतु विसरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें विलेय और विलायक दोनों के अणु गति करते हैं। इसलिए हमने लिखा है इसमें विलेय और विलायक दोनों के अणु गति करते हैं और इसमें केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं। कंपैरिजन करके याद करेंगे, याद हो जाएगा। परासरण केवल द्रव में होता है, जो परासरण की क्रिया होती है वो केवल द्रव में होता है, और जो विसरण की क्रिया होती है वो द्रव और गैस दोनों में होता है। ठीक है, परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है और विसरण की जो क्रिया है इसे हम नहीं रोक सकते, इसे हम रोका नहीं जा सकता। परासरण की क्रिया को हम रोक सकते हैं परासरण दाब द्वारा, परंतु विसरण की क्रिया को कैसे रोक पाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल से अगर इसको कहूं तो जैसे मान लेते हैं इत्र है, इत्र मतलब परफ्यूम जो है, परफ्यूम को आप मान लेते हैं जो रूम का परफ्यूम होता है, आप एक कमरे में जाकर साइड में कोने पर मार दें और उसके बाद देखें तो कुछ देर के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि पूरे आपको कहीं भी रहेंगे उस रूम के अंदर तो आपको क्या होगा, सुगंध महसूस होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक जगह आपने मार दिया उस परफ्यूम को, एक जगह लगा दिया, उसके बाद वो हर जगह जाएगा उसका परफ्यूम, उसे हम रोक नहीं सकते किसी भी विधि द्वारा। समझ रहे हैं, तो वही है विसरण की क्रिया। विसरण की क्रिया को हम नहीं रोक सकते, परंतु परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है।
किसके द्वारा? परासरण दाब द्वारा। अब कैसे रोकना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम कराएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और टॉपिक है उसको हम कवर कराते हैं। स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। 2018 में 2 सेट में पूछा गया था और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि मोल अंश, मोललता और मोलरता में, मतलब इन तीनों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। दूसरी बात ये मैं बता दूं, देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन 2 सेट में 2018 में और 22 में पूछा गया है, और उसके साथ साथ ये कभी 2020 में, 2017 में, 2018 में, कोई भी एक हर वर्षों में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन यही ले लिया जाए जिसमें तीनों टॉपिक को कवर करा दिया जाए। तो इसको आप समझिएगा, ये हर वर्षों में पूछे जाते हैं, इसको हम कवर कराते हैं। ध्यान से आप समझेंगे, आपको याद हो जाएगा। रटना नहीं है, याद करना है हमें इसी वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि इसको हम कवर करा देते हैं, मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता सिंपल वे में, अभी परिभाषा हमने क्या लिखा है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। देखिए अगर ना समझ में आए तो यहाँ से समझिए। जो मोलरता, मोलरता इक्वल टू होता है विलय की मोल कहें या मोलों की संख्या कहें, विलय का मोल या मोलों की संख्या, ठीक है। मोल मतलब मोलों की संख्या की ही बात हो रही है। तो मोलरता इक्वल टू होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। आयतन याद रखेंगे लीटर में होता है, ठीक है। आयतन लीटर में होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया, ये क्या है, इसकी फॉर्मूला है। अब आप समझिएगा, यदि जो विलयन का आयतन है, विलयन के आयतन को यदि हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, मतलब विलयन का आयतन है वो लीटर में है, तो उसको 1 लीटर अगर हम ले लेते हैं, यदि इसका मान 1 हो जाए तो जो मोलरता होगा वो विलय के मोल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विलयन में, कोई भी विलयन है तो किसी विलयन में 1 लीटर, इसका मान हम 1 लीटर ले रहे हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। समझ रहे हैं, केवल जो विलयन का आयतन है उसे हम 1 लीटर ले रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विलयन में उपस्थित, मतलब किसी विलयन में उपस्थित, आप कहेंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, मोलरता कहलाता है। अब वही बात हमने लिखा है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। समझ रहे हैं ना, इसका 1 मान लिया गया है। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है, मोलरता कहलाता है। और एक और बात याद रखेंगे, इसका और फॉर्मूला होता है, देखिए मोल बराबर होता है ना, मोल बराबर केवल मतलब विलय का मोल हो या विलायक का मोल हो, मतलब मोल या मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार। ये भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत ही यूजफुल साबित होगा। याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले को हम चेंज करके मोलरता इक्वल टू हम लिख सकते हैं विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे विलयन का आयतन, और वो भी लीटर में, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए हैं। दूसरा एक और ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला आप तैयार कर लीजिएगा, इस पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता है। ये कैसे है, भार बटे अणुभार, जैसे मोल की जगह पर भार बटे अणुभार मान हमने रखा है, तो विलय का भार बटे विलय का अणुभार और गुणे विलयन का आयतन हो गया है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। आते हैं दूसरे पर, सभी ये रिपीट किया जा रहा है, ये सब बहुत ही पहले हमने आपको कवर कराया है,
बट फिर भी क्या करें, अंतिम समय है, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे न्यू भी स्टूडेंट होंगे जो पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए तो पढ़ाना बनता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सिखाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। मैं इतना कहूँगा कि आप सब्र के साथ 2 दिन आप केवल बने रहिए, तब आपको जैसे फिजिक्स का एक अच्छे नंबर से आप पास हो रहे हैं, अब बहुत ही अच्छे नंबर से आपका पेपर गया है, जो हमने कहा था वही सेम टू सेम आया था आपके पेपर में, और वही सभी क्वेश्चन मैंने आपको उससे मतलब एक दिन पहले ही हमने आपको दे दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको सभी PDF नोट्स भी प्रोवाइड हमने किया था कि ये सभी तैयार कर लीजिएगा। नहीं विश्वास है तो अब भी जाकर देख लीजिए, जितने भी हमने PDF में भेजा है वही सब आए हैं आपके पेपर में फिजिक्स में। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा था कि सर बहुत ही अच्छा गया पेपर, लगभग 90+ ने ऐसा कहा है। बट हाँ 5 से 7% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर इतना अच्छा नहीं गया सर, मेरा कुछ क्वेश्चन अलग था, आप किस सेट की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ कह रहे थे। मैं यही कहूँगा, या पढ़ेंगे तभी ना होगा। मान लेते हैं मैं बता ही दूँ, आप पढ़े ही ना, तो क्या फ़ायदा, वो आएगा तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, आप कहेंगे क्वेश्चन पेपर बेकार है या नहीं आया मुझे, आपने नहीं बताया। ये सब अच्छी बात नहीं है, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। नहीं तो मुझे भी शौक नहीं लगा, ये तीसरी या चौथी बार हम इसको तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, मुझे भी शौक थोड़ी ना लगा है कि बार बार रिपीट किया जाए। तो यहाँ पे दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है मोललता। मोललता इक्वल टू क्या होता है, मैं यहाँ पे बताऊं। मोललता इक्वल टू होता है विलेय की मोल मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, और वो भी किस में, केजी में। ये बात आप याद रखेंगे, ये है दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, समझ रहे हैं। देखिए मोललता इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का जो भार होता है वो केजी में। यदि विलायक का जो भार है उसको हम 1 kg ले लेते हैं, तो उस समय यदि इन सभी का मान 1 हो जाए तो जो मोललता होगा वो मोलों की संख्या के बराबर होगा। तो हम यही कहेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित मतलब किसी विलायक के 1 kg, किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित, 1 kg मतलब 1 किलोग्राम में उपस्थित, यही ना हम कहेंगे, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। समझ रहे हैं, किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। वही बात हमने लिखा है, किसी विलायक के 1 kg मतलब 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अदरवाइज इसका एक और बात मैं छोड़ रहा हूं, इसका मात्रक की, तो इसका मात्रक याद रखेंगे मोल प्रति लीटर होता है, इसका मोल प्रति किलोग्राम होता है। ये 2 बात आप याद रखेंगे, ये दोनों मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का आप याद रखेंगे। मोललता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है और मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। 2 बात समझ गए। तीसरा मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा स्टूडेंटों को हार्ड लगता है बट आसानी से समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। शायद नहीं समझ में आया होगा बट मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए हमने अभी आपको बताया कि सपोज दैट ये एक बर्तन है और एक बर्तन में विलयन बनाने के लिए हमें मुख्यतः 2 घटक चाहिए, एक है ए एक है बी, ये 2 घटक मिलेंगे तब विलयन बनेगा। तो मान लेते हैं सपोज दैट कि ए घटक का हमें मोल प्रभाज निकालना है, तो अगर ए घटक का मोल प्रभाज निकालें, ए मान लेते हैं ए जो है ये विलेय है, ठीक है, अब जो बी है ये विलायक है, सपोज दैट ऐसा हम मान लेते हैं। तो अगर ए का मोल प्रभाज हम निकालना है ना, तो मोल प्रभाज अब किसका निकाल रहे हैं, विलेय का निकाल रहे हैं इस ए के लिए, तो जिसका हम मोल प्रभाज निकालेंगे, मान लेते हैं विलेय का निकाल रहे हैं, विलेय का,
ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए विलेय के मोलों की संख्या ऊपर हम लिखेंगे और बटे विलयन की मोल। ठीक है, बात समझ रहे हैं? मतलब विलेय का, यदि विलेय का अगर मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर विलेय के मोल हम लिखेंगे अब बटे विलयन का आयतन। विलयन मतलब विलेय और विलायक दोनों का जो मोलों की संख्या होगा वही तो विलयन का मोल होगा ना। समझ रहे हैं? तो ये बात हो गया। देखिए सिंपल मैं कहूँ ना तो देखिए, अगर विलेय का निकालना है तो ऊपर हम विलेय के मोलों की संख्या लेंगे। अगर हमें विलायक का निकालना है, अगर हमें विलायक का निकालना है, विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज, यदि हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक को ऊपर लेंगे, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन की मोल। समझ रहे हैं? देखिए दो ही बात, ये दो फॉर्मूले आप मैंने लिख दिया जिसको आप याद रखना है। देखिए अगर विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं या मोल अंश तो विलेय के मोल ऊपर लेंगे और बटे विलयन का मोल ले लेंगे। अगर हम विलायक का लिए निकाल रहे हैं तो फिर से विलायक का ऊपर मोल लिखेंगे और बटे विलयन का मोल हम लिख देंगे। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के, मतलब किसी भी घटक का, या तो विलेय हो या विलायक हो, किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, कुल मतलब विलयन होगा, विलयन ही तो कुल मोल है ना, तो कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। समझ रहे हैं? एक बार और सुन लीजिए, हम यही कह रहे हैं किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, कुल की जगह पर विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। या तो कुल मोल कहिए या विलयन के मोल कहिए, दोनों बात एक ही है। वही बात हमने लिखा है, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे, अदरवाइज समय नहीं है, नहीं तो और भी डिटेल में मैं आपको समझाता। बट अगर नहीं नीचे वाला समझ में आए तो आप यूट्यूब पर लिखिएगा मोल अंश ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, पर्सनली इस पर वीडियो हमारा मिल जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से समझ में आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे के भी बहुत सारे टॉपिक है जिसको हमें कवर कराना है, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को, जो है क्वथनांकों का उन्नयन क्या होता है, समझाइए। तो क्वथनांकों का उन्नयन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 2022 में और 23 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कवर करा देते हैं। यहाँ पे हमने क्वथनांक का उन्नयन हमने लिख दिया है। परिभाषा हमने लिखा है, किसी विलायक के अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों का ऊर्जा कम हो जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। देखिए इस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, और चाहे मैं किसी तरीके से भी पढ़ता, इस तरीके से उतना अच्छे से समझ में आपको नहीं आएगा या बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ ना, मैं हमेशा से कहता हूँ रटना नहीं है, मैं समझना है, समझ जाएंगे याद हो जाएगा, तो समझने पर फोकस करते हैं, ठीक है। और याद यहीं से आपको करना है। देखिए यहाँ पे बात ये हो रहा है कि एक बर्तन है, थोड़ा सा मैं बड़ा ही बर्तन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक इसमें, यहाँ तक ये एक बर्तन है, इसमें यहाँ तक क्या मिलाया गया है, क्या भरा गया है, शुद्ध विलायक, ठीक है। इस बर्तन में क्या मिलाया गया है, मतलब इसमें सबसे पहली बात देखिए, ये एक शुद्ध विलायक है इस बर्तन में, और इसमें बाहर से
बाहर से जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ को, ठीक है, याद रखेंगे ये शुद्ध विलायक है एक बर्तन, इसमें बाहर से अवाष्पशील जो विलेय पदार्थ होते हैं इसको इसमें घोला गया है, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, अगर आप समझें तो यहाँ पे कैसी घटनाएं होंगी। सबसे पहली बात, जो ये क्या होगा, शुद्ध विलायक है तो इसके कण इस प्रकार होंगे, ठीक है जी। इसी प्रकार होंगे ना, इसके कण होंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले जो शुद्ध विलायक है वे इस प्रकार होंगे, तो इसके कण इस तरीके से होंगे। तो ये तेजी से गति कर रहे होंगे क्योंकि रिक्त स्थान इसमें है। परंतु जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को इसमें घोलते हैं, इसमें मिलाते हैं, तो इनके भी तो कण इसी में आ गए ना। तो जब इनके कण इसमें आते हैं तो ये हम जानते हैं विलेय जो होता है वो विलायक में घुलता है। तो जब इसमें घुलेंगे तो लेवल तो वही रहेगा, ठीक है, बट इसमें कणों की संख्या बढ़ जाएगी, इसमें कणों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल पास पास में कण आ जाएंगे। जब अगर बिल्कुल पास पास में ऐसे कण आ गए, जब बिल्कुल पास पास में कण आ जाएंगे, तो ये बताइए कि पहले तो इनके कण जो शुद्ध विलायक के कण थे ये तेजी से गति कर रहे थे, बट अब इनके भी कण इसमें आ गए हैं, तो ये धीरे से गति करेंगे कि नहीं, धीमी गति करेंगे ना। तो जब धीमी गति करेंगे तो धीमी गति करने का मतलब है कि कणों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऊर्जा जो होगी वो घट जाएगी। समझ रहे हैं, जब धीमी गति कर रहे हैं इसका मतलब कणों की ऊर्जा घट गई है इनके आने के कारण। तो वही बात कहा जाए कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो कणों की ऊर्जा जो होती है वो घट जाती है, जिसके कारण जब कणों की ऊर्जा घट जाएगी तो जो वाष्प दाब है, ये भी, इसका भी मान क्या हो जाता है, घट जाता है। वाष्प दाब कैसे घटेगा, देखिए जब पहले इनके कण दूर दूर पर थे तो ये तेजी से इस पर गति कर रहे थे, इस स्वतंत्र तल पर तेजी से टक्कर मार रहे थे। परंतु जब इनके कण पास पास हो गए तो ये अपने में ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इनको चलने में, तो इस पर तेजी से टक्कर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। और जब नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब वाष्प दाब घट रहा है। और जैसे ही वाष्प दाब घटेगा तो यहाँ पे कहा जा रहा है जिसके कारण वाष्प दाब घटेगा, जिसके कारण क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। क्वथनांक का जो मान है वो बढ़ जाएगा, ये जो विलयन का क्वथनांक है इसका मान बढ़ जाएगा। कैसे, अरे भैया ये बताइए कि मान लेते पानी है, तो पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो वो जल्दी से वाष्प में बदल जाएगा। और पानी और चीनी दोनों को आप एक साथ रखे हुए हैं, उसके बाद उसको गर्म करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा कि नहीं, थोड़ा देर से गलेगा, देर से वाष्प में बदलेगा। तो वाष्प में बदलना ही तो क्वथनांक कहलाता है ना। तो पहले इसके कण दूर दूर पर थे तो जल्दी वाष्प में इसका क्वथनांक कम था, परंतु इसके भी कण आ गए तो क्वथनांक बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। और ये जो क्वथनांक बढ़ रहा है, यही जो क्वथनांक की बढ़ने की जो घटना है, इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसी घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन मतलब होता है बढ़ना, क्वथनांक का बढ़ना, समझ रहे हैं ना। तो यही बात हम कहेंगे, परिभाषा आप ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो कणों की ऊर्जा घट जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है, मतलब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, जिसके पश्चात या जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक की बढ़ने की इस घटना को ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी विलायक में, मतलब किसी विलायक मतलब शुद्ध विलायक है, ठीक है। तो किसी शुद्ध विलायक भी आप लिख सकते हैं, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को
घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है। जब अशुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कणों की संख्या बढ़ जाती है जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा कम हो जाती है। अरे भैया, जब कणों की संख्या इसमें बढ़ गई तो कणों की ऊर्जा घट जाएगी। ठीक है, घटने का मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है। जब कणों की ऊर्जा कम होगी तो वाष्प दाब भी कम होगा, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। जिसके कारण क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस घटना को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इस घटना को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ से सेम टू सेम जो हमने लिखा है वही नहीं, आप समझ के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे मैं अंतिम में एक बार बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनकर याद कीजिएगा। हम कह रहे हैं जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की ऊर्जा घट जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके पश्चात क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस घटना को ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अदरवाइज क्वथनांक का उन्नयन इक्वल टू होता है एक फॉर्मूला, क्वथनांक का उन्नयन इक्वल टू होता है टीएस माइनस टी। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। जहां पर टीएस क्या है, टीएस है विलयन का क्वथनांक, और टी क्या है, टी है शुद्ध विलायक का मतलब क्वथनांक। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिन्हें हमें कवर कराना है इस वीडियो में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को, जो 2022 में और 23 में लगातार पूछा जा रहा है, 24 में भी पूछने का चांसेस है। ये क्वेश्चन है कि परासरण तथा परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक और मैं बात बता दूं, यही क्वेश्चन 22 और 23 में पूछा गया है, परंतु बहुत से वर्षों में केवल परासरण दाब ही पूछ लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे, परासरण भी क्लियर हो जाएगा और परासरण दाब होता है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात हम समझेंगे परासरण। अभी इससे पहले बहुत दूसरा हमने टॉपिक कराया था, परासरण और विसरण में अंतर, जिसमें हमने परासरण में कहा था कि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो अभी आपको सब समझ में आएगा कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया। देखिए, अभी यहाँ पे जो हमने परिभाषा लिखा है, शायद आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। हमने लिखा है जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं। इसी प्रकार की घटना को परासरण कहते हैं। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो ध्यान से समझेंगे। देखिए, एक सपोज डेट ये एक क्या है, बर्तन है। ठीक है जी, ये हमने मान लिया ये एक बर्तन है। और इस बर्तन में यहां तक, अब ध्यान समझेंगे, इस बर्तन में मैं आपको बताऊं तो इस बर्तन, ये जो बर्तन दिखाई दे रहा है, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। इसके बीच में यहां पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया गया है। ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब इसके अर्धपारगम्य झिल्ली के इस साइड हमने ले लिया है तनु विलयन। तनु विलयन, ध्यान से समझेंगे, यहां तक हमने भर दिया है तनु विलयन। और इसके जस्ट इधर हमने ले लिया है सांद्र विलयन। इतनी बात समझ गए कि ये एक बर्तन है, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिए हैं, अलग कर दिया गया है। और एक और हमने तनु विलयन लिया है, एक और सांद्र विलयन लिया है। हम जानते हैं कि जो विलयन होता है, चाहे तनु हो या सांद्र विलयन, तो विलयन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक है विलायक और एक है विलेय। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे केवल यही बात बताया गया कि जब ऐसे तनु विलयन और सांद्र विलयन को हम ले लेते हैं और नीचे से हम क्या देते हैं, नीचे से हम ताप देते हैं।
जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे, तनु मतलब होता है पतला विलयन है और सांद्र मतलब गाढ़ा विलयन है। तो क्या होगा, जैसे हम इसको ताप देंगे ना, तो तनु विलयन है तो इसके कण दूर दूर होंगे और सांद्र विलयन है तो इसके कण बहुत ही पास पास होंगे। तो जब हम ताप देते हैं तो तनु विलयन का जो क्या है, तनु विलयन के जो कण है ना, वो सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं। तनु विलयन के जो कण है वो सांद्र विलयन की ओर क्या होने लगते हैं, जाने लगते हैं। परंतु याद रखेंगे कि जो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाए या सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर आए, ये कौन सा कण जाता है, तो जो विलायक है ना वो जाता है। विलय कभी नहीं जाएगा, विलायक ही आर पार जाएगा। किससे, अर्धपारगम्य झिल्ली के, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। तो यहाँ पे हमने क्या बात बताया कि जब किसी, हमने क्या बताया, जब किसी हमने यही बताया जब किसी अलग अलग सांद्रता वाले, देखिए ये तनु विलयन है, ये सांद्र विलयन है, तो जब किसी अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, तो विलायक के तो तनु विलयन के जो विलायक के अणु है वो सांद्र मतलब विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं। तो इस घटना को ही परासरण कहते हैं। समझ में आ गया आपको? एक बार और सुन लीजिए, हमने यही कहा जब अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं। इसी घटना को हम परासरण कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। ज्यादा डीप में हम नहीं जा रहे हैं, परिभाषा याद हो जाए उतना ही हम आपको बता रहे हैं। वही बात हमने लिखा है, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, तब विलायक के जो अणु है वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं। इस प्रकार की घटना को परासरण कहते हैं। कंफर्म हमारा ये हो गया। दूसरा, परासरण दाब किसे कहते हैं? याद रखेंगे परासरण दाब किसे कहते हैं। तो देखिए सिंपल में कहना, तो जो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? परासरण की क्रिया हो रही है। ठीक है, परासरण की क्रिया कब हो रही है? जब तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो विलायक के अणु हैं जा रहे हैं। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना हम इसके विपरीत इस पर दाब लगाएंगे, ठीक है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जो हम दाब लगाएंगे ना, उसी दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। अभी आपको सब समझ में आएगा, इसके लिए भी हम बताएंगे। हमने लिखा है जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। नहीं समझ में आया तो समझिए। देखिए, एक हमने बर्तन ले लिया, इसमें हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया, और इधर हमने ले लिया, इधर हमने क्या ले लिया? इधर हमने ले लिया विलयन, एक तरफ हमने यहां तक हमने विलयन ले लिया, और इधर हम ले रहे हैं शुद्ध विलायक। ठीक है, तो देखिए विलयन का मतलब है इसमें विलय और विलायक दोनों है, और इसमें क्या है? इसमें शुद्ध विलायक है। तो अगर हम तुलना करें तो ये सांद्र विलयन है और ये तनु विलयन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या होता है कि जब इसको हम गर्म करते हैं ना, जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? शुद्ध विलायक के जो कण हैं वो शुद्ध विलायक के जो कण हैं वो विलयन की ओर आने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगेगा। ये तनु विलयन ही तो है, इसकी तुलना में ये तनु विलयन है, ये सांद्र विलयन है। तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो शुद्ध विलायक के कण हैं वो आ रहे हैं। तो जब आ रहे हैं, इधर से इधर कण आ रहे हैं, तो इस अर्थात परासरण की क्रिया हो रही है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम इस विलयन पे एक दाब लगाएंगे, बाहर से एक प्रेशर लगाएंगे, एक दाब लगाएंगे, और जैसे ही हम इस पे दाब लगाएंगे तो इसके कण फिर से इधर, इसके कण को ये रोक देगा, इधर आने नहीं देगा, और जब आने नहीं देगा तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी। और यही घटना है। तो
परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब हम लगा रहे हैं उसी दाब को ही हम परासरण दाब कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, हम यही कहेंगे जब किसी विलयन जब विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा आपको। वही बात हमने लिखा है, किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तब शुद्ध विलायक के कणों तनु विलयन की ओर गति करने लगती हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए इन सभी पर मैं ज़्यादा और डिस्कस नहीं कर सकता, समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कुछ टॉपिक हैं उनको भी हम कवर कराते हैं। और एक और बात मैं यही कहना चाहूँगा, अभी तक आप बने रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही आप ध्यान से मन लगाकर पढ़ लीजिए, केवल अंतिम आपका पेपर है और मैं यही कहूँगा मन लगाकर पढ़ ही लीजिए। क्या पता 2 दिनों का आपका ये मेहनत आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर दिला दे। अब मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं, जितना हम आपको करा रहे हैं उतना आप अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के कुछ टॉपिक हैं उनको हम कवर कराते हैं। स्क्रीनशॉट आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। 2 हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न ले लिया है, 2 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में पूछा गया है, और एक है 2019 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। समझ लेते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। देखिए विशिष्ट चालकता, तो इसका परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से करेंगे। तो विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं और कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ। ये होता है इसका फॉर्मूला, जहां पे ये क्या है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध। ये कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है। तो बताइए आप परिभाषा क्या कह देंगे। आप कह देंगे कि आप कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को 1/, के नीचे है ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। यही बात हम परिभाषा में लिख देंगे। 2 नंबर वाला टॉपिक है। आप लिखेंगे किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को, कोई भी चालक का ही ना विशिष्ट प्रतिरोध होगा, तो इसलिए हमने लिख दिया किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, इसे हम किससे, इसे कप्पा, इस प्रकार होता है, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कैसे नहीं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। दूसरा, थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं। दूसरा है कि चालकत्व को परिभाषित कीजिए और चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। ठीक है, देखिए चालकत्व क्या है इसको हम समझा दे रहे हैं आपको।
चालकत्व क्या होता है? चालकत्व याद रखेंगे, चालकत्व इक्वल टू होता है, चालकत्व इक्वल टू होता है 1 प्रतिरोध। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। परिभाषा आप कह देंगे कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को 1 के नीचे है तो व्युत्क्रम कहेंगे। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ठीक है, आप लिख देंगे किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लिख देंगे। दूसरी बात, इसका मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है तो मैं यहां पे मात्रक लिख दे रहा हूं। मात्रक इसका होता है ओम इनवर्स, तो ओम इनवर्स इसका मात्रक होता है। दूसरी में कह रहा है कि चालकत्व और प्रतिरोध में संबंध बताइए। इसका फॉर्मूला ही तो संबंध है ना, प्रतिरोध होता है, चालकत्व और प्रतिरोध में संबंध है। यदि प्रतिरोध के मान को हम बढ़ाएंगे चालकत्व का मान घटेगा, यदि प्रतिरोध के मान को घटाएंगे चालकत्व का मान बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो इतनी बात आप लिख देंगे, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। यह हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और भी हम कुछ क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग टाइप में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, उनको भी हम कवर कराएंगे आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे टॉपिक हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्षों में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझेंगे। कह रहा है कोलराउस के नियम को समझाइए, इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण से समझाइए। यह आपका क्वेश्चन है। मतलब कोलराउस के नियम क्या होते हैं ये आपको बताना है, अनुप्रयोग आपका इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कोलराउस का नियम। अब कोलराउस का नियम हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए एक बार मैं पढ़ के भी सुनाता हूं। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों की तुल्यांकी चालकता तथा ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे हम। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है लेमडा ई क्यू नॉट इक्वल टू होता है लेमडा ई क्यू इन्फिनाइट प्लस लेमडा। देखिए एक और बात, यहाँ पे छोटा सा प्लस, यहाँ पे बीच में बड़ा सा, लेमडा ई क्यू इन्फिनाइट और यहाँ पे माइनस। देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये छोटा सा यहाँ पे, देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे एक विलयन है, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, जिसमें NaCl प्लस H2O। ये क्या है? विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, देखिए इसको हम अनंत कहते हैं। अनंत है, इन्फिनाइट मतलब अनंत होता है। अनंत अनुता पर किसी चालक की तुल्यांकी चालकता। ठीक है, ये लेमडा क्या है? चालकता है। EQ क्या है? तुल्यांकी है। ठीक है, तो ध्यान से आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे लेमडा EQ प्लस है, यहाँ पे देख रहे हैं बीच में ये मेन प्लस है। ठीक है, ये वाला है ये ऋणात्मक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे केवल कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने हमें यही बात बताया कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अनंत तन्नुता पर किसी चालक की, कोई भी चालक है तो अनंत तन्नुता पर किसी चालक की तुल्यांकी चालकता, धनायन की तुल्यांकी चालकता, ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? रटना बिल्कुल भी नहीं है, यहीं से हमें बोलना है। एक बार और सुनिए, कहा जा रहा है कि कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में
अनंत अनंत तनुता पर किसी चालक की तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। मैं आशा करता हूं कि 2 बार हमने बोल दिया, समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको तैयार कर ही लिए हैं, ठीक है, रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी चालक की तुल्यांकी चालकता, सॉरी यहाँ पे कह रहे हैं इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में तुल्यांकी, जलीय विलयन का तुल्यांकी चालकता धनायनों की तुल्यांकी चालकता ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। वही बात है, ठीक है। सिंपल में कुछ ना समझ में आए जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए। कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अनंत तन्नुता पर किसी चालक की तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। इतना लिखने के बाद ये फिगर फॉर्मूला लिख लेंगे। ये आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। जहाँ तक अनुप्रयोग की बात है तो इसका अनुप्रयोग 2 ही है। पहला है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में, मोलर चालकता हम ज्ञात कर सकते हैं इससे, और दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा को गणना करने में या ज्ञात करने में, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में और मोलर चालकता ज्ञात करने में इसका अनुप्रयोग मतलब इसका उपयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसे हमें कवर कराना है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम समझ लेते हैं, जो है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम लिखिए। देखिए इसको फैराडे का कभी कह दिया फैराडे के प्रथम नियम को लिखिए, कभी कह दिया पूछ लिया फैराडे के द्वितीय नियम को लिखिए। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन का 2 नियम होता है, एक होता है प्रथम नियम, एक होता है द्वितीय नियम। अब ये नियम क्या होते हैं, इन दोनों को हम इसी वीडियो में अभी कवर हम कराते हैं। ध्यान से आप समझेंगे, आपको याद हो जाएगा। 17, 18, 19, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम आगे कवर कराते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम, ठीक है। अब प्रथम नियम क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं, फिर द्वितीय नियम को भी हम समझेंगे। देखिए प्रथम नियम में हमें केवल यही बात बताया गया कि प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेलों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। नहीं समझ में आया तो फिगर से हम समझाते हैं आपको। देखिए एक हम विद्युत अपघट्य यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक विद्युत अपघट्य ले लिया, विद्युत अपघट्य मतलब NaCl प्लस H2O, ठीक है। जल के साथ NaCl नमक घोल दिया जाए तो वो विद्युत अपघट्य हो जाएगा। तो ये एक विद्युत अपघट्य है। अब मान लेते हैं सपोजेट यहाँ तक एक विद्युत अपघट्य है, भरा हुआ है। अब इस मतलब यहाँ तक एक विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, ठीक है। अब इस विद्युत अपघट्य में हम क्या ले लेते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोड को ले लेते हैं। जब इलेक्ट्रोड इसमें होंगे तभी तो सेल बनेगा ना, तो समझिएगा। यहाँ पे 2 हमने इलेक्ट्रोड ले लिया, मतलब इलेक्ट्रोड ले लिया है। इलेक्ट्रोड मतलब एक है एनोड और एक है कैथोड, ठीक है। अब ध्यान से आप समझेंगे। देखिए ये क्या है, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है जिसमें इलेक्ट्रोड उपस्थित हैं। अब विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है तो NaCl Na प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस ना, ये सब रहेंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो देखिए NaCl है वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, ये बात हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे केवल यही बात बताया गया कि प्रथम नियम के अनुसार किसी भी कोई भी विद्युत अपघट्य की क्रिया में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे विद्युत अपघट्य है, जब इसमें इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है तो ये क्या होगा, देखिए ये धनात्मक Na पर धनात्मक आवेश है तो ये इस पर जाकर इस वाले प्लेट पर चिपकेगा, और ये जो है
ये जो क्लोरीन है जिस पर माइनस है ये धनात्मक प्लेट पर आकर चिपकेगा, चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, मतलब एकत्रित होगा। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है, वही बात कहा जा रहा है कि प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में, देखिए यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस में टूटा है तो वो विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। तो कह रहा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, जो ये विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है तो विद्युत अपघटन की क्रिया में जो ये इलेक्ट्रोड हैं तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा Na जो है Na प्लस है ये इस पर एकत्रित होगा, Cl है इस पर एकत्रित होगा। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाली पदार्थों की जो मात्रा होती है वह क्या होता है, वो सेलों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। वो सेलों में प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ पा रहे हैं, मतलब इन इलेक्ट्रोडों पर कितना आवेश है उसके समानुपाती होता है। अरे भैया इसमें धनात्मक आवेश है, इसमें ऋणात्मक आवेश है, तो कुछ आवेश है ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि मतलब फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेलों में, सेल कहें या इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित आवेश के समानुपाती होता है। यही बात होता है फैराडे का नियम, फैराडे का प्रथम नियम। यदि हम इसको आगे ले चले तो W इक्वल टू, देखिए समानुपाती का चिन्ह ये Q को Q इक्वल टू I इंटू टी लिख सकते हैं, I इंटू टी। I क्या है, धारा है, T है समय, ठीक है। उसको अगर हम आगे बढ़ाएं, समानुपाती के चिन्ह को हटाकर इक्वल का चिन्ह लाते हैं तो यहाँ पे एक Z आता है, Z इंटू I इंटू टी हो जाएगा। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। अब दो चीज़ें डाउट आ सकती है आपको, सर IT कहाँ से आया, तो Q इक्वल टू ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, विद्युत धारा I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अब यहाँ से T इधर चला गया तो Q इक्वल टू IT हो जाएगा, ऐसे आ गया है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे Z क्या है, Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए यही बात कहा जा रहा है प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में, यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस टूट गया है तो विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वो सेलों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। उतना लिखने के बाद ये तीनों फॉर्मूले लिखकर उसके बाद ये फिगर नीचे बना लेंगे, आपका काम हो जाएगा। द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कभी कभी फैराडे के द्वितीय नियम को लिखिए, इस प्रकार पूछा जाता है, समझिएगा। फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम क्या है, तो दोनों लिखना होगा। प्रथम नियम पूछे तो प्रथम नियम लिखिए, द्वितीय नियम पूछे तो द्वितीय नियम लिखना है। अब द्वितीय नियम में हमें क्या बात बताया गया, कह रहा है कि द्वितीय नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भार व विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें हम दो बर्तन लेंगे, आप ध्यान से आप समझेंगे। एक यहाँ पे हमने बर्तन ले लिया, सॉरी, एक हमने यहाँ पे बर्तन ले लिया, ठीक है जी। इसमें यहाँ तक विद्युत अपघट्य को घोल दिया है, NaCl यहाँ पे है और H2O का घोल है, इसमें भी NaCl प्लस H2O का घोल है। ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे दो हमने विद्युत अपघट्य ले लिया है। अब विद्युत अपघट्य में यहाँ पे इलेक्ट्रोड में मैं लगा दे रहा हूँ, इसमें एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है धनात्मक, मतलब कैथोड और एनोड दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाया, मान लेते हैं इस पर धनात्मक आवेश है, इस पर ऋणात्मक आवेश है, इस पर धनात्मक आवेश है, इस पर ऋणात्मक आवेश है। अब यहाँ पे सिंपल में हमें यही बात बताया गया कि NaCl H2O में घुल जाता है तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा।
यहाँ पर भी Na+ और Cl- में भी टूट जाएगा। तो यहाँ पे यही बात केवल बताया गया कि जब विभिन्न विभिन्न विद्युत अपघट्यों में, ठीक है, समान धारा प्रवाहित की जाती है, जब अलग अलग ये विद्युत अपघट्य हैं इसमें हम समान धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर जो एकत्रित होने वाले पदार्थों की, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की जो मात्रा होती है, मान लेते हैं इसको 1 फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकेंड मानते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडों पर, इसके लिए अगर कहें तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वो क्या होता है, वह क्या होता है, वह तुल्यांकी, यहाँ पे कह रहा है ना कि उसके तुल्यांकी भार, जो तुल्यांकी भार को E1 से प्रदर्शित करते हैं, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। और दूसरा एक और बात है, कहा गया कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती होता है। तो ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक को Z से हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं, तो इसके समानुपाती होगा। बात समझ रहे हैं? नहीं आया? ध्यान से समझेंगे। कह रहा है द्वितीय नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित किया जाता है। जब ये अलग अलग विद्युत अपघट्य हैं, इसमें हम समान धारा प्रवाहित किया जाता है, कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा, अब ये इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले, अब ये जाएगा तो इस पर चिपकेगा, ये ऋणात्मक है इस पर चिपकेगा। तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की जो मात्रा होती है वह तुल्यांकी भार, वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यही बात हमने लिखा है। तो ये तो हमने पहले के लिए लिखा। अगर द्वितीय के लिए भी लिखते हैं तो केवल W2 लिख देते हैं और ये E2 लिख देते हैं, और इसके लिए W2 समानुपाती Z2 लिख देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये हमने लिख दिया। तो इतना ही आपके लिए बहुत रहेगा, इतना आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। लिख देंगे ना, स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कवर कराना है। आप सोच सकते हैं एक ही वीडियो में मैं 5 चैप्टर को कवर करा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के बहुत सारे टॉपिक हैं, 5 नंबर वाले टॉपिक हैं, इनको हमने कवर कराया है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे समझने का, 2-3 बार पीछे करके आप समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो समझ में भी आएगा, याद भी होगा, और याद करके ही ज़रूर जाइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के कुछ टॉपिक हैं उनको हम कवर कराते हैं। स्क्रीनशॉट। आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो हमने यहाँ पे 2 प्रश्नों को ले लिया है। सबसे पहला हमारा इधर 11th हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। 2015 में, 16 में, 17, 18 फिर से 22 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट समीकरण। कह रहा है कि नेक्स्ट के अनुसार किसी ताप T पर, ताप मतलब परम ताप T पर धातु इलेक्ट्रोडों के विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा विलयन में धातु आयन की सांद्रता Mn+ के निम्न संबंध होता है। समझ रहे हैं? मतलब सिंपल में कहें तो एक फॉर्मूला इसका होता है E = E0 माइनस 2.303 RT बाई NF log 10 1/Mn+। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है जी। इतनी बात समझ के, ये इसका फॉर्मूला है नेक्स्ट समीकरण का। यहाँ पे सिंपल में बात यही कहा जा रहा है ना कि किसी ताप T पर, मतलब नेक्स्ट ने ये बताया कि किसी ताप T पर, ठीक है, किसी परम ताप T पर, देखिए यहाँ पे कह रहा है धातु, यहाँ पे धातु इलेक्ट्रोडों के विभव, धातु इलेक्ट्रोडों का विभव E है, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 है, और कह रहा है विलयन में धातु आयन की सांद्रता, विलयन में धातु आयन की सांद्रता हम कहते हैं, विलयन में धातु आयन की सांद्रता, ठीक है, Mn+ को क्या कहते हैं? धातु आयन की सांद्रता कहते हैं।
तो धातु आयन की सांद्रता में संबंध निम्न संबंध होता है। मतलब नेक्स्ट समीकरण क्या है, एक संबंध है और वो किन किन के बीच में है, परम ताप T के बीच में है। देखिए परम ताप T के बीच में है, ये धातु इलेक्ट्रोडों के विभव के बीच में है, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव के बीच में, फिर से मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में, और फिर से एक और क्या है, विलयन में धातु आयन की सांद्रता के बीच में संबंध है। समझ रहे हैं? तो यही बात हम कह रहे हैं कि नेस्ट के अनुसार किसी परम ताप T पर धातु के इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और किसी विलयन के धातु आयन की सांद्रता में निम्न संबंध होता है। और यही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको लिखने के बाद ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। जहाँ तक बात है देखिए एक एक बात मैं बता देना हूँ। T क्या है, परम ताप है। E क्या है, E है इलेक्ट्रोड विभव। E नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है जी, थोड़ा सा फास्ट हम चल रहे हैं। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पे F क्या है, F है फैराडे नियतांक। यहाँ पे Mn प्लस क्या है, विलयन में धातु आयन की सांद्रता है Mn प्लस। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, पहला हमारा नेस्ट समीकरण कंप्लीट होता है। केवल हमने यही बताया, नेस्ट के अनुसार किसी परम ताप T पर इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन में धातु आयन की सांद्रता में निम्न संबंध होता है। इतना लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिखकर ये आप नीचे लिख लेंगे, आपका काम कंप्लीट होता है नेस्ट समीकरण। इसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान से आप समझेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है, हमने क्या लिखा है, जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कोई बात नहीं, समझेंगे हम समझेंगे। देखिए एक हमने बर्तन लिया है और इस बर्तन में देखिए, इस बर्तन में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन हमने इसमें डुबाया हुआ है। मतलब इस बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन हमने लिया हुआ है और इस विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने कॉपर धातु के छड़ को ही डुबाया है। ठीक है, परंतु याद रखेंगे इस कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, इस पर जो दाब है, इसका जो दाब है वो क्या है, 1 एटीएम है, ताप है वो 25 डिग्री सेल्सियस है और इसमें क्या है, इसकी जो मोलरता है, ठीक है, मोलर सांद्रता, ठीक है, मोलर सांद्रता जो है वो क्या है, 1 मोल है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे केवल यही बात बताया गया है कि यहाँ पे कह रहा है ना, जब किसी, ये कॉपर क्या है, एक धातु का छड़ ही ना है, तो जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। ठीक है, तो इस धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए ये धातु का छड़ है, तो कॉपर धातु का छड़ है, तो कॉपर सल्फेट के ही तो विलयन में हम डुबा रहे हैं ना। तो जिस धातु के छड़ को हम डुबा रहे हैं उसी का लवण का विलयन होना चाहिए। कॉपर का है तो कॉपर के ही हम विलयन, लवण के विलयन में डुबा रहे हैं। यदि ये सिल्वर का होता तो सिल्वर के लवण के विलयन में हम डुबाते हैं। एक बार और परिभाषा सुनिए, समझिए, याद हो जाएगा। आप कहेंगे जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। वही बात हमने लिखा है, जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप,
1 मोलर सांद्रता पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। और उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताना है, मतलब ई में और ई नॉट में संबंध बताना है। इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध होता है। देखिए जो ई होता है इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log 1/mn प्लस। तो ये इसका संबंध है, देख रहे हैं ई है ई नॉट है, ये संबंध है कि नहीं है, तो ये इसका संबंध है, आप इसको लिख लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये दोनों टॉपिक कंफर्म हो गए होंगे, तैयार हो गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमें बहुत सारी टॉपिक को पढ़ना है, जानना है, ठीक है, उन सभी को हम कवर कराते हैं। स्क्रीनशॉट आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को, ध्यान से आप समझेंगे। कह रहा है कि आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। 17 में, 18 में, 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि अभिक्रिया की कोटि, एक साइड हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया है अभिक्रिया की आणविकता। अब दोनों को हम अंतर को कंपैरिजन करके याद करेंगे, याद हो जाएगा। देखिए समझ में तब आता है ना जब आपको कोटि और आणविकता पहले से पता हो, परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, रियलिटी में ये सब क्या होते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अंतर आप सीधा पढ़ रहे हैं तो कंपैरिजन करके याद करेंगे तो समझ में आपको याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। बट समझ में तो तभी आएगा जब ये दोनों पता हो। दोनों हमने पढ़ाया हुआ है, केवल लिखेगा अभिक्रिया की कोटि। ब्रदर सर वीडियो आपको मिल जाएंगे, बट समय नहीं है इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। कह रहा है इसे प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब अभिक्रिया की कोटि है, इसे हम प्रयोगों द्वारा ही इसके मान को हम प्राप्त कर सकते हैं। जो आणविकता है तो इसे विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो आणविकता है ना, किसी भी अभिक्रिया की आणविकता है उसे हम विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और कोटि है वो प्रयोगों द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक तथा पूर्णांक एवं भिन्नात्मक भी हो सकती है। मतलब कोई भी अभिक्रिया है, किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि होगी ना वो शून्य हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक में भी हो जाएगी, पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, ठीक है, -2 ये सब हो जाएंगी, भिन्नात्मक मतलब 1/2 इस प्रकार भी हो जाएगी P/Q के रूप में। आणविकता जो होती है, आणविकता शून्य हो सकती है, ऋणात्मक, धनात्मक और भिन्नात्मक नहीं हो सकती। शून्य भी नहीं होगी, ऋणात्मक भी नहीं, धनात्मक भी नहीं और भिन्न भी नहीं हो सकती। तो ये बात आप याद रखेंगे। तीसरे पे बात करें, कोटि सरल और जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को ज्ञात किया जा सकता है। मतलब अभिक्रिया की जो कोटि है ना, कोटि का मान हम सरल अभिक्रियाएं हैं उनकी भी कोटि ज्ञात कर सकते हैं, और जटिल अभिक्रिया हैं उनकी भी हम कोटि ज्ञात कर सकते हैं। और आणविकता जो है ना, आणविकता केवल सरल और प्रारंभिक अभिक्रियाओं का ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जो सरल अभिक्रियाएं हैं उनकी आणविकता हम ज्ञात कर सकते हैं, और जो प्रारंभिक अभिक्रियाएं हैं उनकी आणविकता हम ज्ञात कर सकते हैं। जटिल अभिक्रियाओं को नहीं ज्ञात कर पाएंगे। चौथा है, यह एक प्रायोगिक मान होता है। आणविकता है ना, सॉरी, कोटि जो है ये एक प्रायोगिक मान होता है, मतलब प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया गया मान होता है। और जो आणविकता होता है ये एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे हम प्रयोगों मतलब क्या होता है, जिसे हम विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। अगला आता है कोटि, जो अभिक्रिया की कोटि है, कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक अणुओं की सांद्रता में संबंध बताता है। मतलब जो कोटि है ना वो अभिक्रिया के वेग और अभिकारक अणुओं के सांद्रता में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। और जो आणविकता है, आणविकता किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताता है। कोई भी सरल अभिक्रिया इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं उसको बताता है कौन, आणविकता। तो मैं आशा करता हूं कि कंपैरिजन करके आप तुलना करके याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। जो विद्यार्थी यहाँ तक अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी बात है,
मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 13 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। हालांकि मैं और भी कुछ क्वेश्चन को कराकर उसके बाद 5-5 नंबर वाले जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं उनको मैं बताता, बट क्या है कि मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आवाज़ भी आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे में मैं कह रहा हूँ आवाज़ नहीं भी आ रहा होगा तो मुझे काम है थोड़ा सा, तो मुझे जाना पड़ेगा। बट ये है कि मैं कुछ टॉपिक, कुछ नहीं 5 से 7 टॉपिक मैं बताऊँगा जिसको आपको तैयार करना अनिवार्य है। और मैं कह सकता हूँ जितना हमने पढ़ा है ना, उनसे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कैसे आप पढ़ेंगे उसको भी हम बताएंगे। तो पहला हमारा इम्पॉर्टेंट है जो है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये दोनों आप तैयार करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया परिभाषा और इनका लक्षण आप तैयार कर लेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया इनका लक्षण आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, लगभग बार ये सभी पूछे गए हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। 3 क्वेश्चन हमने देख लिया। देखिए चौथा हमारा आता है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ताप है, दाब है, सांद्रता है। तो इन सभी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आप केवल लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगे। मान लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक पढ़ना है, यूट्यूब पे लिखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने देख लिया। 5वां हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र लिखिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन हमने देख लिया, 5 को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और हम क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया। अगला हमारा क्वेश्चन आता है जो है छठा, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व परिभाषा, उदाहरण और इसका लक्षण आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे डी ब्लॉक का तत्व भी कहता है। तो इस तरीके से पूछ लेगा, ये आप तैयार कर लेंगे, 5 नंबर वाला टॉपिक है। अगला आता है लेंथेनाइड आकुंचन। ठीक है, लेंथेनाइड आकुंचन और इसका लक्षण, ये दो मतलब लेंथेनाइड आकुंचन क्या होते हैं, इसकी लक्षण लिखिए। 5 नंबर वाला टॉपिक है, हर साल 15 से लेकर 2022 तक हर साल पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। YouTube पर केवल लिखेंगे लेंथेनाइड आकुंचन ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएंगे, या लेंथेनाइड ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएंगे। संक्रमण तत्व ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएंगे YouTube पर। उसके बाद अगला आता है लिगेंड किसे कहते हैं और इनके प्रकार। जैसे लिगेंड और इनके प्रकार, लिगेंड की क्या होता है, उदाहरण, इनके प्रकार। प्रकार 3 ही है, एक दंतु लिगेंड, द्विदंतु लिगेंड, बहुदंतु लिगेंड, तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है द्विक लवण और उपसंयोजक यौगिक में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप तैयार कर लेंगे। और 2 और भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। उसके बाद आता है बर्नर सिद्धांत, 5 नंबर वाला टॉपिक है। उसके बाद संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये सभी 5-5 नंबर वाले टॉपिक हैं। तो अभी तक लगभग मैंने 7 से 8 टॉपिक को बताया है। मैं यही कहूँगा 7 से 8 नहीं, मुझे लगता है 10 टॉपिक हो गए होंगे। तो ये 10 टॉपिक को आपको तैयार करना आवश्यक है, आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी टॉपिक पढ़ना है, मान लेते हैं बर्नर सिद्धांत आपको पढ़ना है, बर्नर सिद्धांत ब्रदर सर लिख के सर्च कीजिए, वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा, आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, बट मैं यही कहूँगा ना, आप नहीं करेंगे तो कौन मेहनत करेगा। सब टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है, अब कितना हम कवर करें, 1 से 1.5 घंटे आपका हो गया। केवल आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, बट 1 से 1.5 घंटे मुझे नहीं लगा है, मुझे 2 से 3 घंटे लगे हैं। 3 घंटे में तब जाकर इतना ही वीडियो बना पाए हैं, तो बात को समझिए। ठीक है, तो आप उन सभी को सर्च करके पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे पार्ट 2 पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पार्ट 2 वीडियो लाइए सर। ठीक है,
तो अदरवाइज चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।